नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार माणिक ने जमुना का नमक अदा किया। वो कहानी का पहला भाग था। आइए अब कहानी के दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरी दोपहर। घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। दूसरे दिन खा पीकर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने माणिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी को सुनकर रोने लगा था, तो श्याम झेंप कर बोला, मैं कहां रो रहा था। माणिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी जिंदगी में जरा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और इतना कीचड़ छिपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूं कि अब आंख में आंसू नहीं आते, अतः लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं वो रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं वो कभी कभी हंसते हंसते उस जिंदगी को बदल भी डालते हैं। उसके बाद वो खरबूजा काटते हुए बोले, अरे हटाओ जी इन बातों को। लो, आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है, गुलाब मात। क्या है श्याम, अबे क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अजी मुंह लटकाने से क्या होता है? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो ये सुनना ही चाहते थे, अतः एक स्वर में बोल उठे, अरे हां, आज जमुना के विवाह की कहानी रहे। पर माणिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके तो बाहर फेंकाओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो माणिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, अच्छा बंधुओं, ये क्या है? घोड़े की नाल। हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक। माणिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, यह नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। अब तुम लोग पूछोगे कैसे? वो मैं पूरे विस्तार से बताता हूं। और माणिक मुल्ला ने विस्तार में जो बताया वो संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी तय नहीं हो पाई और निराश होकर उसकी मां पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवर टाइम करने लगे, तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामो बीबी आई और उन्होंने बीज छीलते हुए कहा, हरे राम राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसन नाम तैसन करनी, भादो की जमुना इस फाटी पड़त है। और फिर झुककर मां के कान में धीमे से बोली, एकर ब्याह हुआ कहूं तय नहीं कियो। जब मां ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात परजात में दे देने से तो अच्छा है कि मां बेटी गले से रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो इस पर रामो बीबी फौरन तमक कर बोली, हैं कैसी कुमाख्या जीभा से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कछु नहीं लागत। अरे कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे अड़ोस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेसर दलाल, दूसरे का सुख देख के जिनके हिया फाटत है। बहरहाल हुआ ये कि रामो बीबी ने फौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजे की कुंडली निकाल कर दी और कहा, बखत पड़े पर आदमी आदमी काम आवत है, जो हारे घाड़े कभो काम ना आवे वो आदमी नहीं, आदमी के रूप में जानवर है। अब ये हमार भतीजा है, घर का अकेला, न सास न ससुर न ननद न जेठानी, कौनों की चाय नहीं है घर में। नानाओं के नाम जागीर लिख गए हैं, घर में घोड़ा है, तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी महरानी असबिलसी है। जब शाम को जमुना की मां ने यह खबर बाप को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियां मर चुकी हैं, तेहाजू है लड़का, तेहाजू, मुझसे 4-5 बरस छोटा होगा बस। थाली काहे खिसका दी? न खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ के लाते? जब लड़की की उम्र मेरे बराबर हो रही है तो लड़का कहां से 11 साल का मिल जाएगा। इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहासुनी हुई। अंत में जब पत्नी पान बनाकर ले गई और पति को समझाकर कहा, लड़का तिहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो माणिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन दिया उससे हम लोग लोटपोट हो गए।
बेचारी जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जीवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई। चलने लगी तो यह आलम था कि आंखों से आंसू नहीं थमते थे और हृदय में उमंगे नहीं थमती थी। कुछ दिन बाद जब जमुना लौटकर मैके आई तो सभी सखियों के यहां गई। अंग अंग पर जेवर लदा था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ करते जबान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते, एक जैसे छोटे से बच्चे हों। पहली दोनों के माके वाले सारी जायदाद लूट ले गए, नहीं तो धन फटा पड़ता था। मैंने कहा अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर ही से विदा करूंगी, तुम देखते रहना। हाँ तो बोले तुम ही घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो बस, मुझे क्या करना है। 24 घंटा मुंह देखते रहते हैं, जरा सी कहीं गई तो बस अरे सुनती हो, ओ जी सुनती हो, अरे कहाँ गई। मेरी तो नाक में दम है कम्मो, मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर जलते हैं, तो मैंने भी कहा जितना जलोगे उतना जलाऊंगी। मैं भी तब दरवाजा खोलती हूं जब धूप सिर पर चढ़ आती है, और वो तो ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपए जबरदस्ती ट्रंक में रख दिए, कहा हमारी कसम है जो इसे ना ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालत में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपया 13 आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही उन्होंने जमा न कर दिया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। ये सुनते ही घर में सियापा छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से नोट की गड्डी निकालकर छप्पर में खोस दी। और जब मां ने कहा ए जमुना बेटी कुछ तू ही उधार दे दे, तो जमुना मां के हाथ में ताली देकर बोली देख लो नम्मा, संदूक में 2-4 दुअन्नी पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा आज भला टल गई तो टल गई, आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इतना तो पहले ही लुट गया है, अब अगर जमुना भी माँ बाप पर लुटा देगी तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप कै दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। यहां पर माणिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देख कर बोले प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वो माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ावे, यही उसकी महानता है। तुमने देखा कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया। अस्तु, जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपने ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता है। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका तो जिक्र आया ही नहीं। ओह, मैंने सोचा देखूं तुम लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो। और तब उन्होंने उस नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति तिहाजू यानी पुख्ता दीवार, पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना पलस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में। इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति परायणा थी। पति भी जहां उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका रामायण आदि ग्रंथ रत्न लाकर दिया करते थे, और वो भी उसमें उत्तम के असबस मनमाही आदि पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते ये हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित्त रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वो दीवानी घूमती रही। रोज उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे, और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान कि मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दें कि संतानवती भव, तो वो उदास हो जाया करे। उसके पति उसे बहुत समझाया करते थे, अजी ये तो भगवान की माया है, इसमें उदास क्यों होती हो। लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का वारिस कोई नहीं था। अंत में एक दिन वे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहां गए, जिसने जमुना को बताया कि उसे कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना, जौ और सोने का दान करना चाहिए। जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह किसके साथ जाए।
जमुना ने पति यानी जमींदार साहब से कहा कि वे साथ चला करे, पर वे ठहरे बूढ़े आदमी। सुबह जरा सी ठंडी हवा लगते ही उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में यह तय हुआ कि रामधान तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नित्य नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफी सर्दी पड़ने लगती है और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशमी धोती पहनकर फूल चढ़ाने जाना पड़ता था। वो बेचारी थर 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 कांपती थी। एक दिन मारे सर्दी के उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो वहीं ठंडी बालू पर बैठ गई और ये कहा कि रामधन अगर उसे समुची उठाकर तांगे पर न बिठा देता तो वो वहीं बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से देखा न गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी, आप काहे जान देने पे उतारू हैं? ऐसन तपस्या तो गौरा मैया भी नहीं करी। बड़े बड़े ज्योतिषी का कहा तो कर लियो आपने, अब एक गरीब मनई का भी कहा कर लियो। जमुना के पूछने पर उसने बताया कि जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिलक हो उसके अगले बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकालकर उसकी अंगूठी बनवाकर पहन ले तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े। रामधन ने बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई यह है कि नाल अभी नया लगवाया है, वो 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता। तो फिर क्या करे रामधन, तुम ही कोई जुगत बताओ। मालकिन, एक ही जुगत है। तांगा रोज कम से कम 12 मील चले, लेकिन मालिक कहीं जाते नहीं, अकेले मुझे तांगा ले नहीं जाने देंगे। अगर आप चलें तो ठीक रहे। लेकिन हम 12 मील कहां जाएंगे? क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चले। गंगा पार पक्की सड़क है, 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूंगा। 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाज ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवा कर अंगूठी बनवाई गई। और अंगूठी का प्रताप तो देखिए कि जमींदार साहब के यहां नौबत बचने लगी और नर्स ने पूरे 100 रुपए की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे और उन्हें बहुत कष्ट था। बारिश भी हो चुका था, अतः भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला दिया। बेचारी जमुना पति के बिछोह में दहाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, यहां तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि छोटा बच्चा है, उसका मुंह देखना चाहिए, जो होना था सो हो गया, काल बली है, उस पर किसका बस चलता है। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बार संभाला। अब इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा महिला के लिए अनुचित था, अतः उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। हाँ तो भैया, जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों की शंका थी कि माणिक मुल्ला को यह घिसी नाल कहां से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफर में माणिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। माणिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कथा सुनाई और कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है। और फिर उसने एक नाल माणिक मुल्ला के पास भेज दी थी। यद्यपि उन्होंने उसकी अंगूठी न बनवाकर उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर माणिक मुल्ला श्याम की ओर देखकर बोले, देखो श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे थे क्यों? श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वो व्यर्थ में दुखी हो रहा था। अंत में माणिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ इससे निष्कर्ष क्या निकला? जब हम लोगों में से कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं, किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो तांगा हाँकना ही क्यों ना हो। हम सबों को इस कहानी का यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि कभी किसी प्रकार के ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से न देखेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह माणिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी भी समाप्त हुई।
इसके उपरांत अध्याय। जमुना की जीवन गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उसकी जीवन का ऐसा सुखद समाधान देखकर बहुत संतोष हुआ। ऐसा लगा कि जैसे सभी रसों की परिणति शांत या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन के सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित, शांत, निष्कंपन दीप शिखा के समान प्रकाशमान, पवित्र, निष्कलंक वैधव्य में हुई। रात को जब हम लोग हकीम जी के चबूतरे पर अपनी अपनी खाट और बिस्तर लेकर एकत्र हुए तो जमुना का जीवन गाथा हम सबों के मस्तिष्क पर छाई हुई थी और उसको लेकर जो बातचीत तथा वाद विवाद हुआ उसका नाटकीय विवरण इस प्रकार है। यहां मैं का अर्थ है धर्मवीर भारती से। मैं खाट पर बैठकर तकिए को उठाकर गोद में रखते हुए, भाई कहानी तो बहुत अच्छी रही। ओमकार जम्हाई लेते हुए, रही होगी। प्रकाश करवट बदलकर, लेकिन यार तुम लोगों ने उसका अर्थ भी समझा? तो श्याम बोला उत्साह से, क्यों, उसमें कौन कठिन भाषा थी? तो प्रकाश बोला, यही तो माणिक मुल्ला की खूबी है। अगर जरा सा सचेत होकर उनकी बात तुम समझते नहीं गए तो फौरन तुम्हारे हाथ से तत्व निकल जाएगा और फिर हल्का फुल्का भूसा हाथ आएगा। अच्छा, अब यह बताओ कि कहानी सुनकर क्या भावना उठी तुम्हारे मन में? तुम बताओ। मैं यानी धर्मवीर भारती ये समझकर कि ऐसे अवसर पर थोड़ी आलोचना करना विद्वता का परिचायक है। भाई मेरे तो यही समझ में नहीं आया कि माणिक मुल्ला ने जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही। शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या बड़े आधुनिक बनते हैं तो सुनीता जैसी साहसी नायिका उठाते, या देवसेना, शेखर की शशि वशी, तमाम टाइप मिल सकते थे। इस पर प्रकाश बोला सुकरात किसी टोन में, अच्छा लेकिन यह बताओ कि जिंदगी में अधिकांश नायिकाएं जमुना जैसी मिलती हैं या राधा और सुधा और गेसु और सुनीता और देवसेना जैसी? इस पर मैं बोला चालाकी से अपने को बचाते हुए, पता नहीं, अब मेरा नायिकाओं के बारे में कोई अनुभव नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो इस पर श्याम बोला, भाई हमारे चारों ओर दुर्भाग्य से 90% लोग तो जमुना और रामधन की तरह के होते हैं, पर इससे क्या, कहानीकार को शिवम का चित्रण करना चाहिए। तो प्रकाश बोला, यह तो ठीक है, पर अगर किसी जमी हुई झील पर आधा इंच बर्फ और नीचे अथाह पानी और वहीं एक गाइड खड़ा है जो उस पर से आने वालों को आधा इंच की तो सूचना दे देता है और नीचे के अथाह पानी की खबर नहीं देता, तो वो राहगीरों को धोखा देता है या नहीं? तो इस पर मैं बोला, क्यों नहीं? तो प्रकाश बोला, और अगर वह राहगीर बर्फ टूटने पर पानी में डूब जाएं तो इसका पाप गाइड पर पड़ेगा ना? तो श्याम बोला, और क्या? फिर प्रकाश बोला, बस माणिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहां मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गंदगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओ। लेकिन आधा इंच ऊपर जमी बर्फ कुछ काम न देगी। एक और नए लोगों का ये रोमानी दृष्टिकोण, ये भावुकता, दूसरी ओर बूढ़ों का यूं थोथा आदर्श और झूठी अवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच बर्फ है जिसने पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। इस पर मैं और ओमकार ऊब जाते हैं और सोचते हैं कि कब ये लेक्चर बंद हो। प्रकाश दोबारा बोलता है उत्साह से, जमुना यहां पर निम्न मध्य वर्ग की भयानक समस्या है। आर्थिक नींव खोखली है, उसकी वजह से विवाह, परिवार, प्रेम सभी की नींवें हिल गई हैं। अनैतिकता छाई हुई है, पर सब उस ओर से आंखें मूंदे हैं। असल में पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदलनी होगी। इस पर मैं ऊब कर जमाई लेता हूं। प्रकाश फिर बोलता है, क्यों बे, नींद आ रही क्या तुम्हें? मैंने कई बार तुमसे कहा है कि कुछ पढ़ो लिखो, लेकिन तुम हो कि सिर्फ उपन्यास पढ़ते रहते हो। गंभीर चीजें पढ़ो, समाज का ढांचा, उसकी प्रगति, उसमें अर्थ, नैतिकता, साहित्य का स्थान, ये सब पढ़ो। मैं बात काट कर बोलता हूं, मैंने क्या पढ़ा नहीं, तुम्ही ने पढ़ा है सिर्फ। ये देखकर कि प्रकाश की विद्वता का रौब लोगों पर जम रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी इसकी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकता हूं। तो प्रकाश बोला, अच्छा क्या दे सकते हो, बताओ क्या व्याख्या दे सकते हो? मैं थोड़ा अकड़ कर, मार्क्सवादी। तो इस पर ओमकार बोला,
अरे यार रहने भी दो। पीछे से श्याम बोला, अरे यार मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैं फिर भी बोला, देखिए असल में इसकी मार्क्सवादी व्याख्या इस तरह हो सकती है। जमुना मानवता का प्रतीक है। मध्यवर्गीय यानी माणिक मुल्ला तथा सावंत वर्ग यानी जमींदार उसका उद्धार करने में असफल रहे। अंत में श्रमिक वर्ग यानी रामधन ने उसको नई दिशा सुझाई। इस पर प्रकाश बोला, क्या? क्षण भर स्तब्ध, फिर माथा ठोंक कर, बेचारा मार्क्सवाद भी ऐसा अभागा निकला कि तमाम दुनिया में जीत के झंडे गाड़ आया और हिंदुस्तान में आकर इसे बड़े बड़े राहु ग्रस गए। तुम ही क्या, उसे ऐसे ऐसे व्याख्याकार मिल गए हैं कि वो भी अपनी किस्मत को रोता होगा। इसके बाद वो जोरों से हंसता है और मैं अपनी हंसी उड़ते देखकर उदास हो जाता हूं। तभी हकीम जी की पत्नी पीछे से बोलती है, नेपथ्य से, मैं कहती हूं ये चबूतरा है या सब्जी मंडी, जिसे देखो खाट उठाए चला आ रहा है आधी रात तक, चक 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 चक। कल से सबको निकालो यहां से। तो इस पर हकीम जी बोले, नेपथ्य से कांपती हुई बूढ़ी आवाज, अरे बच्चे हैं, हंस बोल लेने दे, तेरे अपने बच्चे नहीं हैं, फिर दूसरों को क्यों खाने दौड़ती है। हम सब पर सकता छा जाता है। मैं बहुत उदास होकर लेट जाता हूं। नीम पर से नींद की परियां उतरती हैं, पलकों पर छम 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 नृत्य करते हुए। तो ये था इस कहानी का दूसरा भाग। अब अगले दोपहर यानी तीसरे दोपहर की कहानी सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।